तो बड़ी खबर यह कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है। जी हां, दरअसल पीएचईडी मंत्री मिथिलेश ठाकुर और जेएमएम विधायक मथुरा महतो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन इससे पहले उन दोनों ने ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ मुलाकात की थी और ऐसे में मुख्यमंत्री ने एहतियातन फिलहाल खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है। वहीं सीएम के प्रेस सलाहकार की बात करें, वरीय आप्त सचिव की बात करें, इन सभी ने खुद को होम क्वारंटीन किया है। साथ ही साथ प्रधान सचिव ने भी खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त ये है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने आप को होम क्वारंटीन किया है और ये एहतियाती कदम इस वक्त उठाए गए हैं क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात हुई थी दो मंत्रियों की, जिसमें मिथिलेश की बात की जाए तो उन्होंने मुलाकात की थी और ऐसे में अब एहतियाती तौर पर यह जानकारी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर और विधायक मथुरा महतो के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद को होम क्वारंटाइन कर लिया है। इसकी वजह यही रही है कि 2 दिन पहले मथुरा महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी और उसके बाद मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने भी हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी। इसको लेकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद को होम क्वारंटाइन कर लिया है और अपने जो भी उनका आवासीय या फिर से मंत्रिमंडलीय स्टाफ है उनको भी होम क्वारंटाइन करने के लिए उन्होंने आग्रह किया है। साथ साथ उनका जो आवास है उसको बंद कर दिया गया है। अब कोई भी लोग मुख्यमंत्री आवास में नहीं आ सकेंगे, इसको लेकर के एक आदेश जारी किया गया है। हम बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी हैं उनसे कि आखिर क्या वजह हुई जो मुख्यमंत्री आवास जो आम लोगों के लिए खुला रहता था इसे अभी बंद कर दिया गया है। ये बताइए कि ये तो आवास खुला रहता था आम आदमी के लिए, बंद क्यों कर दिया गया? कोरोना के चलते बंद किया गया है। अच्छा, आदेश आया है क्या? मौखिक आदेश आया है बंद करने का। नहीं, अभी किसी के लिए आदेश नहीं है, जब तक आदेश नहीं होता है। जवान है, साफ इन्होंने कहा कि आदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री आवास में अगले आदेश तक किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कैमरामैन अमित के साथ उपेंद्र, न्यूज़ 18 रांची। तो देखिए, इस मौखिक आदेश का पालन करते हुए फिलहाल मुख्यमंत्री आवास पर किसी की भी आवाजाही पर रोक लगाया गया है क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद को होम क्वारंटीन किया हुआ है। झारखंड के 2 मंत्री, जिनमें आपको बताते चलें कि पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री भी शामिल हैं, वो रिम्स में इस वक्त इलाजरत हैं। उन्हें भर्ती किया गया है क्योंकि उनका रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाया गया और इसके बाद उन्हें फिलहाल रिम्स के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी रिम्स में इस वक्त इलाजरत हैं, भर्ती हैं क्योंकि कल स्वास्थ्य मंत्री के हर्निया का ऑपरेशन होना है और एक रूटीन चेकअप भी बताई जा रही है, जिस वजह से इस वक्त स्वास्थ्य मंत्री भर्ती हुए हैं। तो स्थिति उनकी सामान्य है, पॉजिटिव है, तो उसके अनुसार डॉक्टरों ने उन्हें देख लिया है। देखने के बाद से जो भी सुझाव है उस सुझाव पर दवा और खान पान पर जो भी है वो सारा फॉलो हम लोग कर रहे हैं। मंत्री का अभी भर्ती हुए हैं, उनको एक रूटीन चेकअप के लिए उनको भर्ती किया गया है और उसके तहत उनका टीएमटी, एनजीओ, टीएमटी हुआ है और ईसीजी हुआ है और ये सब करके उनका देखा जाएगा। ब्लड टेस्ट ये सब भी किया जा रहा है। उसके बाद जैसी परिस्थिति होगी, जैसा भी होगा वो। किस डॉक्टर के अंदर? तो वहीं हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल की अगर बात करें तो कोविड लैब बनकर यहां पर तैयार हो चुका है। ट्रायल रन भी यहां पर किया जा चुका है। अब आईसीएमआर की स्वीकृति मिलने के साथ ही इस लैब से कोरोना जांच की प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी। आपको ये बताते चलें कि अब से पहले कोविड का टेस्ट जो है वो सिर्फ रांची, धनबाद, जमशेदपुर में ही हो रहा था और इस वजह से रिपोर्ट आने में काफी विलंब होता था, देरी होती थी। लेकिन अब यहां कोविड लैब बनने के बाद लोगों को सुविधा हासिल होगी क्योंकि जल्द से जल्द रिपोर्ट सामने होगी। तो एक सेंट्रल जगह होने के कारण यहाँ काफ़ी अगल बगल के जिलों के लोगों के लिए काफ़ी सुविधा ये होगी और ये एक 100% फुल प्रूफ टेस्ट होगा। अभी हमारे यहाँ हजारीबाग में मेडिकल कॉलेज में भी एक ट्रूनेट मशीन है और एक सिविल सर्जन साहब के अंडर में भी है। दोनों हमारे हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ही अवस्थित होकर वहाँ दोनों उनसे कार्य के लिए जा। और अब बात मैट्रिक के रिजल्ट की, जो कि आज जारी कर दिया गया। झारखंड में मैट्रिक का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस साल 75% से ज्यादा परीक्षार्थी
सफल हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं और इस साल का रिजल्ट पिछले 5 सालों की तुलना में सबसे बेहतर और अच्छा बताया जा रहा है। 50% से ज्यादा बच्चे फर्स्ट डिवीजन से इस बार पास हुए हैं। कोडरमा में सबसे ज्यादा 83.06% बच्चे जो हैं वो सफल हुए हैं, जबकि पाकुड़ की अगर बात की जाए तो सबसे कम 63.98% परीक्षार्थी ही उत्तीर्ण घोषित हुए हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद जैक चेयरमैन से बात की संवाददाता भुवन किशोर झा ने। राज्य में मैट्रिक के रिजल्ट जारी हुए हैं। जैक ने आज पूरी तरह से रिजल्ट को प्रकाशित कर दिया है। इस बार जो रिजल्ट जो जारी किए गए हैं उसमें पिछले 5 वर्षों की तुलना में सबसे ज्यादा बच्चे सफल हुए हैं। क्या कहना? इसके पीछे कारण ये है कि विगत 2 वर्षों से हम क्लास 8 में बोर्ड परीक्षा हमने लिया है, फिर पिछले वर्ष क्लास 9 की भी बोर्ड परीक्षा हुई, तो अब क्लास 8 से ही छात्र अपनी पढ़ाई के प्रति सजग और सावधान हो गए हैं। उसी का परिणाम है कि ये परीक्षा फल की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। और केवल प्रतिशत आप नहीं देखिए, आप ये देखिएगा कि फर्स्ट डिविजनर्स की संख्या कितनी अधिक हो गई है। 1,48,051 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं, यानी जितने छात्र सक्सेसफुल हुए हैं उनमें 52% छात्र प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। ये सामान्य बात नहीं है। द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 1,28,000 कुछ है, 36 है, 1,24,036, और तृतीय श्रेणी में तो मात्र 6% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। तो परीक्षा और इस वक्त बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां पर पटना में, जी हां, राजधानी पटना में एक बार फिर से लॉकडाउन की बात कही गई है। पटना में 7 दिनों के लिए लॉकडाउन को लागू किया जाएगा। कोरोना विस्फोट के बाद यह फैसला लिया गया है, जिसमें 7 दिनों के लिए यानी कि 1 सप्ताह तक लॉकडाउन यहां राजधानी पटना में रहेगा। डीएम कुमार रवि ने इसको लेकर के आदेश जारी कर दिए हैं। पटना में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या को मद्देनजर रखते हुए यह फैसला लिया गया है और इस फैसले के तहत 10 से लेकर 16 जुलाई ये वो तारीख है जब तक पटना में लॉकडाउन लागू रहेंगे। पटना में सिर्फ आज मिले हैं सिर्फ 235 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज, और इससे अंदाजा लगाइए कि अब तक 1000 से ज्यादा सिर्फ राजधानी पटना से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या सामने आ चुकी है। पटना में 1632 के पार हो चुका है कोरोना मरीजों की संख्या। भागलपुर में कल से 5 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया गया है। नवादा में 12 जुलाई से 72 घंटे का लॉकडाउन लागू है, यानी कि राज्य सरकारें अब अलग अलग जिलों के हालातों को मद्देनजर रखते हुए भी इस तरह का फैसला ले रही हैं और वहां पर कोरोना संक्रमण की रफ्तार को कंट्रोल में लाने के लिए लॉकडाउन लागू किया जा रहा है। और एक बार फिर से रुक करेंगे झारखंड की खबर का, तो कोडरमा के मुख्य उद्योगों में से एक अब्रक उद्योग है, जिसमें कई लोगों को रोजगार हासिल होता था, लेकिन जिला प्रशासन ने कई फैक्ट्रियों को फिलहाल बंद करा दिया, जिससे मजदूरों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। बीजेपी सांसद ने सभी फैक्ट्रियों को फिर से शुरू करने की मांग की है। वहीं डीसी का यह कह रहा है कि अवैध फैक्ट्रियों के सील किया गया है। इन अवैध फैक्ट्रियों में वैसी फैक्ट्रियां नहीं है जो कि वैध रही थी, यानी कि कार्रवाई उन फैक्ट्रियों पर हुई है जो अवैध रूप से चल रही थी। मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि तुरंत वो हस्तक्षेप करें इस मामले में। अभी इस लॉकडाउन के दौरान बाहर से भी लोग आए हैं, अभी रोजगार के लिए सब लोग चिंतित हैं कि कैसे लोगों को रोजगार दें, और इस परिस्थिति में अगर इस तरह की पीड़क कार्रवाई हो रही है तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं है, उचित नहीं है। इसलिए मेरा आग्रह होगा कि इस पर रोक लगाएं। जो ढिबरा की बात है तो उस संबंध में भी आप देख रहे हैं कि कल से लगातार हमारी टीम कल चंदवारा में गई थी, और आज भी एक जगह पे उन्होंने जो माइका का भंडारण किया हुआ है वहाँ पे जांच कर रही है। तो प्राथमिकता दर्ज हुई है, रिसेंटली भी पिछले 2-3 दिन में भी हुई, और ये काम लगा। सारंडा और पोड़ाहाट जंगल के बीहड़ और नक्सल प्रभावित गांव में बंदूक के साथ विकास भी अब सुरक्षा बलों का मुख्य हथियार होगा। जी हां, नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान के साथ साथ विकास अभियान भी युद्ध स्तर पर चलेंगे। सारंडा पोड़ाहाट के बीहड़ों में आज भी विकास योजनाएं नहीं पहुंच सकी हैं और इसका फायदा नक्सली लगातार उठाते रहे हैं। नक्सलियों तक पहुंचने के लिए सीआरपीएफ जवानों को कई किलोमीटर तक पैदल चलना होता है और इसीलिए इन इलाकों में सड़क बनाने पर सबसे पहले जोर दिया जा रहा है। कई इलाकों में पुलिस पिकेट और सीआरपीएफ कैंप भी खोलने की तैयारी चल रही है ताकि नक्सलियों को उनके घर में ही घेरा जा सके। दूर करने के लिए पुलिस और प्रशासन काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट प्लान सरजम ग्रुप के लिए बनाया है
आरा हासा में ऑलरेडी पुलिस पिकेट के लिए ज़मीन का भी आइडेंटिफिकेशन हो चुका है। संगा जाटा में अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ, पुलिस अधीक्षक के द्वारा अभी भी वहाँ एक ऑपरेशंस उस क्षेत्र के आसपास किया जा रहा है और संगा जाटा में बहुत जल्दी हम लोग पुलिस पिकेट बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे, वहाँ भी ज़मीन आइडेंटिफाई करके। संगा जाटा और सरजामबुरु ये जो एक क्षेत्र है जो थोड़ा द्रुह और दुरस्त क्षेत्र है और जंगल एवं दुर्गम पहाड़ों से घिरा हुआ है, तो वहाँ की आम जनता को किस प्रकार विकास और कल्याण योजनाओं को हम पहुँचाएं, इसके लिए हम लोग लगातार योजना बना रहे हैं। हमारी पुलिस फोर्सेज। साहिबगंज से खबर, जहां पर लॉजिस्टिक पार्क बनाने की प्रक्रिया अब तेज हो गई है। लॉजिस्टिक पार्क 120 एकड़ जमीन पर बनने वाली है, जिसमें कई तरह के प्रोसेसिंग यूनिट भी होंगे। साथ ही पार्क में इंडियन ऑयल और ONGC जैसी तेल कंपनियों के डिपो भी शामिल होंगे। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने जिला प्रशासन को इसके लिए 47 करोड़ की राशि का भुगतान भी कर दिया है। अब जल्द ही जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी। लॉजिस्टिक पार्क बनने से न सिर्फ इलाके का विकास होगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सामने आएंगे। पार्क के लिए हम लोग 120 एकड़ अप्लाई किए और 47 करोड़ रुपया गवर्नमेंट को दे भी चुके हैं, ठीक है ना। और उसका जल्द से जल्द बीज आता है तो उसका हम लोग काम भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये लॉजिस्टिक पार्क एक कंसेप्ट है, मॉडर्न कंसेप्ट है, जहाँ प्रोसेसिंग यूनिट, स्टोरिंग फैसिलिटी, सारा फैसिलिटी रहेगा, बिजनेस हब टाइप का एक बन जाएगा वहाँ पर। हाँ, उनके लॉजिस्टिक पार्क के लिए करीब 120 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। उन्होंने अधियाचना दी है, जिसमें करीब 7 एकड़ 78 दशमलव भूमि है वो सरकारी भूमि है, जिसका उनको हस्तांतरण किया जाना। इसका अतिरिक्त शेष भूमि जो है वो रैयती भूमि है और इस भूमि के अधिग्रहण की कार्रवाई के लिए प्रक्रिया अभी प्रारंभ। और चलिए अब आपको जमशेदपुर की एक खबर दिखाते हैं, जिसमें सटे गांव में एक किसान फलों के पेड़ लगाकर लाखों रुपए की कमाई कर रहा है। वहीं दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बने हुए हैं। गौड़गोंडा गांव में किसान ने अपने खेतों में थाईलैंड के बेर लगाकर अच्छी कमाई की है। इसका सबसे कोरोना बंदी के दौरान कई लोग जो है वो बेरोजगार होकर अपने अपने मजदूर जो है वो गांव पहुंच चुके हैं और उन लोगों को रोजगार के लिए काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मगर मैं आपको एक नज़ारा दिखाऊंगा जहां जमशेदपुर के सटे एक गांव में जहां एक किसान ने लोगों के लिए मिसाल कायम किया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ बैर जो है बैर का पेड़ लगाया है, जिससे वो लाखों के उनकी कमाई हो रही है। और आप देख सकते हैं कि ये जो वैरायटी है थाईलैंड का जो ग्रीन एप्पल इसे बोला जाता है, मगर यहाँ भारत में इसे बैर कहा जाता है। और आप देख सकते हैं कि साल में 2 बार ये फल फलता है, जिससे जो ये किसान है इसकी कमाई अच्छी खासी हो रही है। तो पहले से सब्जी वगैरह करते आ रहे हैं, लेकिन इसमें जो है कंटिन्यू जो सर्किल जो है वो ज़्यादा थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता था। जो लोगों को मैसेज दे रहे हैं, अन्य किसानों को मैसेज दे रहे हैं कि धान और गेहूं के ही सहारे ना रहे, अन्य फलों के भी पेड़ लगाएं, जिससे उनकी जो किसान की जो मजबूती है वो बरकरार रहे और वो पलायन ना कर पाए। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। बोकारो में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी सरकार से मदद की गुहार लगा रही हैं। ये खिलाड़ी देश के लिए खेलती नजर आई, लेकिन इसके बाद उनको किसी तरह की कोई मदद हासिल नहीं हुई। किसी तरह से वो अपने परिवार और अपना गुजारा कर रही हैं। दरअसल बोकारो की सफीरा अंडर 13 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच में 2 बार भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। अंडर 14 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच में भी साल 2011 में इन्होंने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया था, लेकिन अब वे आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं। खेलने के लिए तो बोलेंगे, ऐसा तो नहीं है कि नहीं बोलेंगे, लेकिन खेले तो फिर कोशिश करें कि वो लोग को भी मतलब झारखंड सरकार से ही मांग करेंगे कि जितने भी प्लेयर लोग इतना मेहनत करे खेलते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा निकाले जो कि वो लोग को कुछ तो नौकरी वोकरी कहीं ना कहीं सेटल कर दे बस, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं प्लेयर लोग। इसके लिए बहुत ख़राब लगता है कि हम झारखंड के प्लेयर हैं, क्योंकि बाहर के प्लेयर रहते तो शायद हम लोग को नौकरी मिल जाता, लेकिन झारखंड में नहीं मिलता। कोई सुनने वाला नहीं। अभी तक खासकर किसी को भी नौकरी नहीं मिला स्पोर्ट्स से। भले हाँ, अगर खुद से मेहनत किया तो मिला है वो अच्छा है, लेकिन जो मतलब एक होता है ना कि झारखंड सरकार से वैकेंसी मतलब कुछ ना कुछ मतलब नौकरी निकालने का होता। तो दिशा को ही देख लीजिए, फुटबॉल में इतना सारा उन लोगों को मिला कि जो नेशनल खेल के आया उनको भी मिल रहा नौकरी। और अभी हम लोग इतने साल से खेल रहे हैं, मैं तो बचपन से खेल रही हूँ, आज तक मुझे कुछ ऐसा नहीं मिला कि फुटबॉल से हम लोग कुछ मिल सके। नौकरी तो बहुत दूर की बात है, एक किट नहीं मिला है हम लोग को। मैं तो बोलूँगी झारखंड से खेल मंत्री को खासकर विशेषकर बोलूँगी कि कम से कम फुटबॉल को थोड़ा ध्यान दीजिए और हम लोग पे थोड़ा ध्यान
ध्यान दीजिए कि जो हम लोग नेशनल जो खेले हुए कम से कम उन लोग के लिए कुछ कीजिए। नंबर उपलब्ध करा, खुद हमने अपना व्यक्तिगत मोबाइल नंबर भी दिया है और हमने कल ही उनके सामने इनफैक्ट डायरेक्टर स्पोर्ट्स से भी बात की, निदेशक खेल से भी कल ही हमने बात की जो मुख्यालय में बैठते हैं। उन्होंने भी मुझे आश्वस्त किया है कि इनको हेल्प किया जाएगा। हम लोग इनकी एक रिकमेंडेशन रिपोर्ट बनाकर जो है सरकार को उपलब्ध करा रहे हैं और ताकि इनको तत्काल जो है जो प्रक्रिया के तहत जो इनको लाभ मिलना है खिलाड़ी कल्याण कोष से वो मिल सकेगा और साथ ही साथ जो है तात्कालिक जो ज़रूरतें थी उसको भी जो है जिला प्रशासन जो है जिला स्तर पे उनको हम। और चलिए अब बात उस शापित किले की जिस पर पिछले 150 सालों से लगातार आसमानी बिजली कहर बनकर टूट रहा है। आखिर क्या है शापित किले का सच, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। पेड़ों और झाड़ियों के बीच खंडहर में तब्दील इस किले की कभी अपनी पहचान थी। रांची से करीब 20 किलोमीटर दूर पिठोरिया स्थित इस किले को शापित किला कहा जाता था। स्थानीय लोगों का कहना है कि लालच में पड़कर जगतपाल सिंह ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का साथ दिया था। जगतपाल ने स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव को पकड़वाया था, जिसके बाद जब ठाकुर विश्वनाथ को फांसी दी जा रही थी तब उन्होंने जगतपाल सिंह के वंश के नाश का श्राप दिया था। तब से ठाकुर जगतपाल के किले में लगातार बिजली गिरती है। असल में ये ठाकुर विश्वनाथ शाही को यहाँ पर भोज में बुलाकर अरेस्ट करवाया था और इनके गवाही पर ठाकुर विश्वनाथ शाही को शहीद चौक में कदम के पेड़ पर लटका दिया गया था। फांसी की सजा हो गई थी और उसकी माता और खुद शाहदेव ने इनको श्राप दिया था कि तुम्हारे किला में हमेशा हर साल वज्रपात होगा और तुम्हारा घर में दिया जलाने वाला कोई नहीं रहेगा। 180 साल पुराना ये किला आज खंडहर में तब्दील हो गया है। जगतपाल सिंह का वंश समाप्त हो चुका है। लोग इसे श्राप का प्रभाव मानते हैं, लेकिन भूगर्भ वैज्ञानिक इससे इत्तेफाक नहीं रखते। लेकिन ये जो किला जो है आपका ये काफ़ी ऊंचा स्थान पर होगा जब ये बना होगा अपने वैभव काल में, क्योंकि उस वक्त ये अकेला किला था ये जगतपाल सिंह का, तो नेचुरली की बिजली उस पर गिरेगा। पहले जो हम लोग होता था ना तड़ित चालत लगाना, ये सब लगाना 150-200 साल पहले बहुत लोग नहीं जानते थे। पिठोरिया के शापित किले की सच्चाई क्या है, सबके अपने अपने तर्क हैं। आज किले के आसपास घनी आबादी है, कई बड़े और ऊंचे मकान बन गए हैं, लेकिन आसमानी कहर सिर्फ उसी किले पर क्यों गिरता है, इसका जवाब वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। उपेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 रांची। कोरोना की वजह से इस बार श्रावणी मेले का आयोजन नहीं हो रहा, लेकिन शिव भक्त इसके बावजूद देवघर लगातार पहुंच रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने सारे बॉर्डर को सील कर दिया है, फिर भी शिव भक्त वैद्यनाथ धाम पहुंचकर अपने श्रद्धा को अर्पित कर रहे हैं। गेट पर ही जल चढ़ाया जा रहा है और वहां से वो भोलेनाथ के आशीर्वाद को लेकर वापस लौट रहे हैं। शिव भक्तों का यह कहना है कि उन्होंने जो मुराद मांगी थी उन्हें शिव भक्त ने पूरा किया और ऐसे में ये उनका फर्ज है जिसे वो निभा रहे हैं। बोल बाप। तो सावन का पवित्र महीना चल रहा और इसके बावजूद दुमका के बासुकीनाथ मंदिर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर उसके आसपास वीरानी छाई हुई है। कोरोना को लेकर के श्रावणी मेला रद्द है और भक्तों की आस्था को देखते हुए ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की गई है। शिवगंगा के चारों ओर घेराबंदी है ताकि कोई भी भक्त आस्था की डुबकी न लगा पाए। सावन का पवित्र महीना चल रहा है, लेकिन दुमका के बासुकीनाथ का नज़ारा हम आपको दिखाना चाहेंगे। यह स्थल जो पिछले वर्षों तक बोल बम के नारों से गुंजायमान रहता था, पूरा परिसर गेरुआ वस्त्रधारी कांवरियों से भरा पड़ा रहता था, आज वीरान पड़ा हुआ है। कोरोना की वजह से श्रद्धालु यहाँ नहीं पहुँच पाए, इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर काफ़ी मुकम्मल व्यवस्था की गई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। हम आपको शिवगंगा का नज़ारा दिखाना चाह रहे हैं। यह शिवगंगा है जहाँ यहाँ आने वाले श्रद्धालु पहले शिवगंगा में आस्था की डुबकी लगाते थे, उसके बाद बासुकीनाथ मंदिर पहुंचकर फौजदारी बाबा पर जलार्पण करते थे। लेकिन इस वर्ष श्रद्धालु यहां तक नहीं पहुंच पाए, इसके लिए
काफ़ी व्यवस्था की गई है। शिवगंगा को चारों तरफ से बैरिकेड कर दिया गया है। जगह जगह सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है ताकि कोई भी श्रद्धालु इस तट तक नहीं पहुंच पाए। और यह सब किया गया है कोरोना की वजह से, ताकि कोरोना का संक्रमण फैल न सके। पंचम कुमार झा, न्यूज़ 18 दुमका। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।